अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द कंटीजेंट लायबिलिटीज़। अब कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की एक लायबिलिटीज़ होती है। वैसे तो तीन तरह की होती है। एक नॉर्मल वाली होती है जो कि करंट नॉन करंट होती है। ठीक है, जो इसको हम अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है प्रोविजंस और फिर कंटीजेंट लायबिलिटीज़। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रोविजंस। सो दीज आर बेसिक लायबिलिटीज। ये भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, बट देयर टाइमिंग्स एंड अमाउंट इज़ अनसर्टन। लेकिन उसकी जो टाइमिंग और अमाउंट है वो अनसर्टन होती है, वो हमें पता नहीं होती है। ठीक है, टाइमिंग्स अमाउंट पता नहीं होती है। और व्हेन द टाइमिंग्स एंड अमाउंट इज़ फाउंड बाय यूजिंग डिफरेंट एस्टिमेशन मेथड, देन दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, एंड एडिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो प्रोविजंस में ये होता है कि हमें पता तो होता है कि ये लायबिलिटी हमें पेमेंट करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हमने किस वक्त पेमेंट करनी है और कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, ये मतलब कि फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो ये लायबिलिटी हुई ना, फ्यूचर सेक्रीफाइस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर इसके ऊपर एक किसी का एक्सपर्ट का ओपिनियन लगाते हैं या डिफरेंट मेथड से जो है वो इसकी एस्टिमेट निकाल देंगे, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी इन मनी में। ठीक है, पैसों में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, जब हमने इसकी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं तभी हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस तरह इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ जिस तरह प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्सेस। ठीक है, 33,000, या प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो प्रोविजंस का मतलब बेसिकली इन सिंपल इन शॉर्ट, ठीक है, ये होता है कि भाई पेमेंट है करनी है आगे जाके। ठीक है, क्या है, पेमेंट है करनी है आगे जाके, और अमाउंट जो भी उसका हमें पेमेंट का अमाउंट हमारे पास जो भी है वो हमारा एस्टिमेशन है, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, हमें ये नहीं पता। अब लेट सपोज कि आपको पता है कि आगे जाके आपको किसी लिटिगेशन एक्सपेंस की पेमेंट करनी है। ठीक है, यानी कि कोई कोर्ट वगैरह किसी ने आपको सू कर दिया। ठीक है, अगर आपको आगे जाके पेमेंट करनी है। ठीक है, आपको इतना कंफर्म है कि आपको पेमेंट करनी है। प्रोविजंस में ये चीज़ कंफर्म होती है कि आपको पेमेंट करनी होती है। चलो लिटिगेशन पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं बेड डेट्स पे। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई बेड डेट जो है आपका कैसे भी करके निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बेड डेट्स में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेड डेट्स में मुझे कितनी पेमेंट करूँगा मैं। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने कुछ एस्टिमेशन, कुछ तरीके से कुछ मेथड इस्तेमाल किए, उससे एस्टिमेशन निकाला। ठीक है, तो एस्टिमेशन की बेसिस पे आपको पता चला कि भाई मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि मुझे कुछ लेट सपोज कि मुझे कुछ 22,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है, अब ये आपका एस्टिमेशन है, जो एक्चुअल पेमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। इससे हो सकता है कि 23,000 पेमेंट हो जाए, हो सकता है कि 18,000 हो जाए, 22 भी ना हो। ठीक है, तो जब आप अपनी गैस पे यानी कि अपने ओपिनियन पे या अपने अंदाजे पर एस्टिमेशन पे जो अमाउंट लिखोगे तो उसके आगे आप लिखोगे कि ये प्रोविज़न है। ठीक है, पहली बात प्रोविज़न जो है पेमेंट करना होता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो आगे जाके आपको पेमेंट करनी हो। दूसरी चीज़ इसमें ये होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो अनसर्टन हो, और आपने जो है वो अपनी एस्टिमेशन पे वो अमाउंट लिखी हो। ठीक है, तो एस्टिमेशन पे अमाउंट लिखी है, लाइबिलिटी आगे जाके आपको पेमेंट करना है, और ये श्योर हो आपके मुझे पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोविज़न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के हवाले से। ठीक है, सो कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच पेमेंट इज अनसर्टन एंड आर नोन एज कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इन शॉर्ट और सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इन शॉर्ट एंड सिंपल ये कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में ये था कि हमें पता था कि पेमेंट करनी है कैसे भी करके। कंटीजेंट लायबिलिटी में हमें ये भी नहीं लगता कि पेमेंट को करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, हम ये भी श्योर नहीं है कि आगे जाके हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोविजन में हम श्योर होते हैं कि पेमेंट होगी, हम बस इतना श्योर नहीं होते कि कितनी होगी। ठीक है, फिर हम अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद जितना एस्टिमेट लगाते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करके लिख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब कंटीजेंट लायबिलिटी को हमें यही श्योर नहीं है कि हम जो इसको ये हमारी पेमेंट होगी नहीं होगी आगे जाके, हम किसी को पैसे देंगे नहीं देंगे। ठीक है, तो हम इस बारे में भी श्योर नहीं है, और हमें अमाउंट का भी हो सकता है कि पता हो सकता है कि ना पता हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इसमें नहीं जाती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती है। इसके लिए अलग से एक फुट नोट आता है, उस फुट नोट में हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो दीज लायबिलिटीज़ आर डेवलप्ड ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट विच इज़ बेस्ड ऑन सम पास्ट इवेंट्स। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे ये पढ़ ली, अब इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये लायबिलिटी उस पर डिपेंडेंट होती है कि ये अगर ये चीज़ हुई तो मैं पेमेंट करूँगा, या अगर ये चीज़ ना हुई तो मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है,
और ये किसी फ्यूचर इवेंट पे, क्योंकि कोई चीज़ होगी ना होगी वो हमें अभी तो पता नहीं होगा ना, फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि हुई ना हुई, ठीक है। तो जिसके वजह से ये कोई फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है और पास्ट इवेंट से ड्राइव करता है, ठीक है। पास्ट इवेंट से ड्राइव करता है मतलब कि पास्ट में हमने कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि ये पेमेंट हो या ना हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई, आई होप हो गई हो, ठीक है। फिर उसके बाद है इन ऑर्डर टू कंफर्म द लायबिलिटी थोस इवेंट मस्ट बी अकर्ड और नॉट अकर्ड, ठीक है। अगर ये लायबिलिटी हमें कंफर्म करनी है, क्योंकि अभी तो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नहीं डाली है, ना ही हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। लेकिन जब ये कंफर्म्ड हो जाती है कि ये बस हम मतलब हम ये वेट करें कि ये चीज़ होगी तो ये लायबिलिटी हमारी कंफर्म्ड हो जाएगी, ये इवेंट हुआ तो हमें इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इवेंट हो गया, जिस वक्त ये इवेंट हो गया, जिस वक्त हमने पेमेंट हमें हमें हम लोग जो है जिस वक्त हमें जो अश्योरिटी हो गई या हम जो है वो ऑब्लिगेटेड हो गए उसको पे करने पर, तो उस वक्त जो है हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स लिखी हुई है। साइनिंग एज ए गारंटर, ठीक है। गारंटर कौन होता है कि जो बीच में आके बोलता है कि अगर ये आपको पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। तो साइनिंग एज ए गारंटर गेट सूड बाय समवन डिमांडिंग टू पे हिम, such kind of things generate possibility for the company to make some sort of payment, ठीक है। मुझे इसे क्लियर करने दो ताकि ये नज़र आए आपको, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीच में आके बोल देता हूँ कि भाई मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, अगर कल को इसने आपको पे नहीं किया तो मैं इसकी जगह पे आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर लेगा मेरे लिए एज अ गारंटर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि कल ये पे करेगा या नहीं करेगा, इस वक्त मेरे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर कल कोई पे नहीं करता तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हो गई, यहाँ पे हमारी इफ़ वाली सिचुएशन हो गई, इफ़ ही डज नॉट पेज देन आई हैव टू पे, ठीक है। तो जिसका मतलब ये जो लायबिलिटी है मुझ पे कि मैं इसको पे करूँगा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। दूसरा ये कि जब कोई मुझे सू कर दिया, ठीक है। इस वैसे तो इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, तो लेकिन मुझे ये दो ही मिली तो मैंने ये दो ही उठा के यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। तो दूसरा ये कि कोई अगर फॉर एग्जांपल मुझे सू कर दे तो बोले कि भाई आपको जो है मुझे इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब मैं उससे केस लड़ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं उससे केस लड़ रहा हूँगा तो मुझे ये होगा कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे पेमेंट नहीं करनी होगी। लेकिन अगर मैं केस हार जाता हूँ तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अकरेंस एंड नॉट अकरेंस वाला केस हो गया। अगर ये इवेंट अकर होता है तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये इवेंट नहीं अकर हुआ, मैं नहीं जीता, तो इसका मतलब मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी ये इफ़ वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो जहाँ पे ये इफ़ वाली सिचुएशन आ जाती है उस पेमेंट को या उस पेमेंट वाली लायबिलिटी को हम कहते हैं कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। कंटीजेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, व्हाट इफ़। तो व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन जहाँ पे आ जाए तो ये लायबिलिटी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है यानी कि चांसेस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ लेकिन पॉसिबिलिटी कि मुझे पेमेंट करनी पड़े, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैंने जो है दुकान वाले से कोई चीज़ उधार पे ली, ठीक है। कोई चीज़ उधार पे ली यानी कि अब मैं श्योर हूँ कि मुझे इसको पेमेंट करनी पड़ेगी वापस, क्योंकि मैंने उधार लिया उससे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये मेरी पक्की वाली लायबिलिटी हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ नहीं ली दुकान वाले से, ठीक है, लेकिन दुकान वाले फिर भी मुझे इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पे ऊपर कि भाई तुमने मुझसे ये चीज़ ली है और तुम्हें जो है मुझे वापसी करनी है, ये चीज़ इतनी की पेमेंट करनी है मुझे, ठीक है। और फिर वो कोर्ट में जाके केस कर देता है। फिर मैं उससे जब केस लड़ने लगूंगा तो फिर ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इस सूरत में अगर मैं जीता तो मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, अगर मैं हार गया तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे ये इफ़ वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनल लायबिलिटी। इसी के साथ एक और एग्जांपल ये भी है कि लेट सपोज वारंटी क्लेम्स जो होते हैं, ठीक है, वारंटी जो कंपनी देती है। अब लेट सपोज की कंपनी ने वारंटी दी, अब लोगों का अगर मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, लेट सपोज हम मोबाइल की कंपनी उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है, लोगों का, तो लोग जब वारंटी क्लेम करने आएंगे तो उस वक्त मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, इफ़ द फोन्स ब्रोकन डाउन देन आई हैव टू पे, ठीक है, अदरवाइज आई डू नॉट हैव टू पे। अब फॉर एग्जांपल आपने वारंटी दी कि ये जो बैटरी है, ठीक है, आप लेट सपोज कि आप बैटरी बेचने वाले हो, ठीक है, आपने वारंटी दी कि बैटरी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, आपने उसको 4 महीने की वारंटी दे दी, ठीक है। अब ये बैटरी ख़राब होगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये ख़राब नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जिस वक्त आप इसको बैटरी बेचोगे वारंटी के साथ, उस वक्त आप एक कंटीजेंट लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुट नोट पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अगेन अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है।
सो फॉर द यहाँ से यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, बट possibility for the company to make some sort of payment in the future, but it is not mandatory for the payment to be occurred. It like maybe company win the case, they do not have to make the payment at all. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अगर केस जीत गई तो उसको पेमेंट करनी ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो क्या हुआ, ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई. ठीक है, अब इसी के साथ ये हमारा जो आखिरी पैराग्राफ है यहाँ पर, settling litigation or losing the case and obligated to make payment result in the confirmation of a contingent liability. ठीक है, in such cases the contingent liability is no longer contingent. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हार गए केस. ठीक है, अब हार गए केस, अब ये आपकी पक्की वाली लाइबिलिटी हो गई, अब ये कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी. ठीक है, और आप इसको लिखोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे. ठीक है, क्योंकि आप अभी ऑब्लिगेटेड हो गए हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ सेज. ठीक है, फिर है हमारे पास प्रोविजंस और कंटीजेंट लायबिलिटी का कंपैरिजन. ठीक है, सो इन अ सर्टेन it is a certain that there is a payment to make in the future but not sure when and how much. When the amount is successfully estimated, then it is been recognized and recorded in the financial statement. ठीक है, अब लेट सपोज कि आपको ये तो पता है कि पेमेंट करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता या आप ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हो कि या एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो जिस सूरत अगर आप यहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, फेल हो गए एस्टिमेट करने पर, फिर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे इस प्रोविजन को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखोगे. ठीक है, लेकिन अगर आप एस्टिमेट कर लेते हो इसको तो आप फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, फॉर प्रोविजंस फॉर जो है वो अपना इनकम टैक्सेस. ठीक है, इसी चीज़ें प्रोविजंस भी बेसिकली लायबिलिटी होती है. ठीक है, बस इसकी जो अमाउंट है वो थोड़ी आगे पीछे होती है और हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता इसमें. ठीक है, और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या होता है कि इट इज़ अनसर्टन, हमें यही पता नहीं होता, हम इसी बारे में श्योर नहीं होते कि ये वाकई में हमारी लायबिलिटी है भी या नहीं भी है. ठीक है, सो इट इज़ अनसर्टन एंड यू आर नॉट श्योर वेदर यू हैव टू मेक पेमेंट इन द फ्यूचर or not. That depends on the future event and also you are not sure about the timings and amount. ठीक है, टाइमिंग और अमाउंट के बारे में भी आपको पता नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको लाइव ये पता नहीं होता कि आपको पेमेंट करनी होगी आगे जाके या नहीं करनी होगी. ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या चीज़, मतलब किस तरह फ्यूचर जो है वो कहाँ टर्न ले. ठीक है, क्या किस डायरेक्शन में आपको ले जाए. ठीक है, such an item cannot be recorded in the financial statement but it is disclosed in the footnote of the financial report and also in the interim report. अब interim report क्या होती है, तो बेसिकली जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करती है कंपनीज उसको हम interim report कहते हैं. जैसे कि 10Q. ठीक है, 10Q एक क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, ये interim report होती है. ठीक है, और ये अनऑडिटेड होती है, ऑडिटेड नहीं होती. ठीक है, फिर हम यहाँ पे हम एक रिवीजन कर लेते हैं. अगर आपको समझ में आ गया कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है तो यू मे लीव द वीडियो. ठीक है, या यू मे स्टॉप वाचिंग दिस वीडियो. सो कंटीजेंट लायबिलिटी ये होती है यहाँ पर जो है प्रेजेंट एज वेल एज पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है. प्रेजेंट और पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब कि ये यहाँ पे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है. ठीक है, चांसेस पे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये फ्यूचर पेमेंट मेरी हो सकती है कि मुझे यानी कि आप ये कहते हो कि हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में जाके पेमेंट करना पड़े. ठीक है, सो यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज़ अ लायबिलिटी और मे नॉट मे और मे नॉट बी एबल टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट. ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो रीजनेबल एस्टिमेट हो सकता है कि निकाल लो, हो सकता है कि ना निकाल सको. ठीक है, फिर प्रोविजन क्या है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन यानी कि यहाँ पे आप श्योर हो कि आपको ये आपकी लायबिलिटी और आपको आगे जाके पेमेंट करनी है इसकी. ठीक है, और व्हेन यू बी एबल टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट बट नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट. यहाँ पे आपको अमाउंट के हवाले से थोड़ी एम्बिग्यूटी होती है और आपको एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता होता है कि मुझे कितनी पेमेंट करनी है. आप जो है एक एस्टिमेट गैस लेते हो और उस गैस पे आप जो है अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो. ठीक है, डबल एंट्री. फिर आखिरी में नहीं लायबिलिटी जो कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है और सेक्रीफाइस. ठीक है, ये लायबिलिटी ये पक्की वाली पेमेंट भी होती है, इसमें आप जो है सर्टन होते हो कि आपको कितनी अमाउंट पे करनी है और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको कितना पेमेंट करना है. ठीक है, सो यू श्योर लायबिलिटी, यू आर श्योर दैट इट इज़ लायबिलिटी एंड यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट. ठीक है, एग्जैक्टली नो अबाउट द अमाउंट कि कितनी अमाउंट, यानी कि अगर आपको पता है कि 43,000 है पेमेंट, 43,000 की पेमेंट मुझे करनी है, तो इसका मतलब कि 43,000 की पेमेंट होगी. लेकिन प्रोविजंस में आप
को आप अगर कहोगे कि मुझे 23,000 की पेमेंट करनी है, तो हो सकता है आगे जाके आपको 23 की नहीं बल्कि 22 की करनी हो, या तो फिर आपको 18,000 की करनी हो, ठीक है। 18, 19 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो एस्टिमेट होता है वहाँ पर आप प्रोविजंस में आप श्योर नहीं होते हो, ठीक है, अमाउंट के हवाले से। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।